नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज के 18 मार्च 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू के एडिटोरियल पेजेस जो हम डिस्कस करने वाले हैं। मेन आर्टिकल्स देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो आर्टिकल आपके सामने, ओपनिंग अ विंडो, इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि बीजिंग के द्वारा एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि कैसे भी करके 2022 में जो ब्रिक्स समिट ऑर्गेनाइज होने वाली है, जो कि होस्ट किया जा रहा है चाइना के द्वारा, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की प्रेजेंस है, उसको इंश्योर किया जाए। और ब्रिक्स की साइडलाइन में ही RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, इस ग्रुप की मीटिंग भी होनी है। तो ऐसे में इंडिया दोनों ग्रुप्स में एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। दूसरी तरफ अगर देखें तो चाइना और इंडिया का कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है। अगर ईस्टर्न लद्दाख की हम बात करें, अभी तक भी हमारे ट्रूप्स और चाइनीज़ ट्रूप्स वहाँ पर डिप्लॉयड हैं। विड्रॉल बिल्कुल नहीं है, डिसएंगेजमेंट इतनी नहीं है। केवल पेंगोंग शो, अगर वहाँ पर हम जिस लेक की बात करें, जिसके सदर्न रीजन में पेंगोंग शो वाले एरिया में, तो देखो डिसएंगेजमेंट फिर भी हो पाई है। बट अभी तक भी जैसे गोगरापो, ये जैसे दौलत बेग ओल्डी वाला एरिया है, वहाँ पर अभी तक भी आमने सामने हमारी फोर्सेस खड़ी हैं। तो ऐसे में एक तरफ तो चाइना जो है हमसे दुश्मनी कंटिन्यू कर रहा है और दूसरी तरफ हमारे साथ एंगेज करने के लिए अपने जो डिप्लोमेट्स हैं, जैसे उनके फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं वेंग ही, वो अभी इंडिया की विजिट पे आ रहे हैं। तो ऐसे में टारगेट ये है चाइना का, कोई इंडिया को कैसे भी राजी करके और ब्रिक्स और RIC के समिट के लिए तैयार किया जाए और नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पर जाकर के इस समिट को अटेंड करें। तो एडिटर अपना ओपिनियन ये दे रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया को चाइना के साथ बातचीत तो करनी चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, एंगेजमेंट्स तो रखनी चाहिए, पर हमारा जो मेन मोटो होना चाहिए वो ये कि लद्दाख में जो अभी कॉन्फ्रंटेशन है उसको डीएस्केलेट किया जाए, उन टेंशन्स को रिड्यूस किया जाए। तो ये एक पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहा है। दूसरा ये जो आर्टिकल है, दैट इज मच अडू अबाउट अटायर। इस वाले आर्टिकल में ये बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि एजुकेशन जो है हमारे लिए एक फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट का वायलेशन किसी भी केस में ही नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में यूनिफॉर्म एक हर्डल का काम करे एजुकेशन में, वो बात ठीक नहीं है। तो ऐसे में चाहे कोई लड़की हिजाब पहन के आए या बिना हिजाब के आए, उसको एजुकेशन का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। तो ये पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहा है। बाकी चीज़ें ग्राउंड रियलिटी, कुछ पॉलिटिक्स ऐसे मिक्स करके राइटर बता रही हैं जो अपने काम का नहीं है। आगे चलते हैं। डिटेल में हम इंडियन एक्सप्रेस के 2 आर्टिकल्स देखेंगे। पहला आर्टिकल तो नेटो ब्लंडर्स क्वाड लेसन, कि कॉड के सामने, क्वाड बोल दिया मैंने फिर से, कॉड के सामने क्या लेसन्स हैं जो अभी नेटो ने गड़बड़ियाँ की हैं, उनसे हम क्या सीख सकते हैं। एक तो इससे हम कुछ पॉइंट्स पिक करेंगे और दूसरा आर्टिकल जो देखेंगे वो यहाँ पर है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, दैट इज़ अ रिपल इफेक्ट रिफॉर्म। इस आर्टिकल में जानेंगे कि जो लैंड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, बजट स्पीच के टाइम पे जो अनाउंस किए गए हैं, बोलो बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं वो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। ये आपके लैंड रिफॉर्म वाला जो टॉपिक है GS पेपर 3 का, उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये आर्टिकल। और एक आर्टिकल हम देखेंगे रेलवे से संबंधित, जो कि द हिंदू का है। तो ये 3 आर्टिकल से, तीनों को आप डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है अ रिपल इफेक्ट रिफॉर्म। आर्टिकल को लिखा है अजय तिर्के ने। इनका ये कहना है कि बजट स्पीच में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की है। तो ज़मीन जो है उसको कैसे हम मैनेज करें। तो बोले ये जो रिफॉर्म के लिए जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं ना, ये लैंड गवर्नेंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। हमारे यहाँ पर ज़मीन को लेकर कितने डिस्प्यूट्स रहते हैं, कितनी सारी ज़मीनें हैं जो कि अनयूज्ड हैं, कितनी सारी ज़मीनें हैं जो कि पोल्यूशन के चक्कर में आ रही हैं, कितनी सारी ज़मीनें हैं जिनके ट्रांजैक्शंस डिस्प्यूट्स में फंसे हुए हैं, लीगैलिटी के इश्यूज़ में अटके हुए हैं। तो ऐसे में लैंड रिसोर्स को अगर हम सही से मैनेज कर लेंगे तो इसका इफ़ेक्ट हमें चारों तरफ देखने को मिलेगा हमारी पूरी इकोनॉमी में। तो ऐसे में जब लैंड रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज किया गया था, ठीक है, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स और डिजिटाइजेशन, डिजिटल रिकॉर्ड्स जब तैयार किए गए थे ज़मीनों के, जो भी पट्टे हैं, जो भी रजिस्ट्री है उनकी, तो इससे इतना फ़ायदा हुआ है कि आज फार्मर्स को ज़्यादा लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ता है मंडियों में। जब भी वो गेहूँ, चावल कुछ भी बेचने के लिए जाते हैं तो आज वहाँ पर ये डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड के बेसिस पे ई प्रोक्योरमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के बेसिस पे ख़रीदारी की जानी पॉसिबल हो पाई है। इसमें क्या होता है, देखो, एक फार्मर, एक इंडिविजुअल फार्मर, उसके पास में जो ज़मीन है, उसने अपनी उस ज़मीन को खसरा एंट्रीज़ में एंटर करा रखा है। मतलब जो लोकल एंट्री के लिए जो बही खाता होता है, जो पटवारी अपडेट करता है, हर एक एरिया में अलग अलग जगह पे नाम होता है। हमारे यहाँ पर पटवारी बोला जाता है उसको, जो कि पट्टों से संबंधित ये इंक्वायरी करते हैं या फिर डेटा मेंटेन करते हैं कि हाँ भाई कौन सी ज़मीन के ऊपर किसका एंटाइटलमेंट है। तो ऐसे में हर एक फार्मर का एंटाइटलमेंट खसरा एंट्रीज़ में है
उसके हिसाब से उनका एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी मेंटेन है। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन है तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो शेयर होता है मंडीज़ के साथ में। अब मंडीज़ में जब वो डेटा चला जाता है तो ये पता पड़ जाता है कि फलां फार्मर के पास में इतनी ज़मीन है और इसकी ज़मीन के हिसाब से इतना प्रोड्यूस उसके गेहूं का या चावल का होगा। तो ऐसे में जब वो मंडी में अपना प्रोड्यूस बेचने के लिए फार्मर जाते हैं तो उनके लिए पहले से एक लिमिट रहती है कि हाँ जी ये फार्मर का इतना गेहूं या इतना चावल आने वाला है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बेसिस पे इसका इतना अमाउंट बनता है। अब आप देखो कि फार्मर वहाँ जाएगा अपने खेत से अनाज लेके और मंडी में बेच देगा। अब पहले से ये चीज़ें ऑक्यूपाइड है, अब उसका एक फिक्स स्लॉट रहेगा या फिर पहले से अपने कम्युनिकेशन को सेटल करके रखेगा, ले जा करके अपने माल को बेचेगा। तो वहाँ पर जो पैसा है पहले तो ये चेक कर लेगा जो भी मंडी में खरीदार है वो ये कि हाँ जी कितना माल आया है, अच्छा इसकी ज़मीन कितनी है, इसके हिसाब से एस्टिमेटेड इतना इसका प्रोड्यूस होना चाहिए। अब वो अमाउंट जैसे ही वो बेचेगा तो उसके बदले में जो पैसा बनता है ना वो सीधा उस फार्मर के अकाउंट में भेज दिया जाता है। और फार्मर का जो है ये पूरा लिंक किसके बेसिस पे हो रहा है, आधार कार्ड या किसी ना किसी आइडेंटिटी से लिंक। तो ऐसे में ये एक कहते हैं ना कि बहुत ही एफिशिएंट और स्मूथ ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाया है। इसके पीछे कारण क्या है, लैंड रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन और डिजिटाइजेशन। तो बोले ये तो एक छोटी सी चीज़ है। इसी तरीके से ई प्रोक्योरमेंट की वजह से ही फार्मर्स को खुद को भी अपने प्लान करने में इश्यूज नहीं आते हैं कि हाँ जी हमें क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहिए, वो बेनिफिट भी मिल जाता है। साथ में गांव के हिसाब से जो खसरा रिपोर्ट है वो मेंटेन रहती है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि हर एक गांव का अपना अपना एक ग्रुप बना दिया जाता है फार्मर्स का। अब अगर वो फार्मर्स एक साथ आकर के अगर बेचते हैं अपने प्रोड्यूस को तो उसमें भी एफिशिएंसी आती है। तो इसमें क्या हो गया, फार्मर्स का आइडेंटिफिकेशन भी अच्छा हो गया। और अगर मान लो कोई फार्मर अगर घपला करने की कोशिश करे कि दूसरे के खेत का अनाज लेकर के और खुद बेचने आ जाए तो वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। ऐसे में क्या होती है, लंबी ट्रैक्टर की लाइन्स भी नहीं लगती, डिवीज़न प्रॉपर हो जाता है और मैनेजमेंट भी अच्छा हो पाता है। और इसी चीज़ के लिए देखो आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, पीएम किसान। उसमें क्या होता है कि जो 2 एकड़ ज़मीन से कम वाले जो भी इंडिविजुअल्स हैं फार्मर्स, उनके अकाउंट में सालाना 6,000 रुपये भेजे जाते हैं। तो वो किसके बेसिस पे भेजा जा रहा है, जब हमारे पास में कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड अवेलेबल है तभी तो गवर्नमेंट को पता पड़ रहा है ना कि कौन एलिजिबल इंडिविजुअल्स है जिनके अकाउंट में वो 6,000 रुपये 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में भेजने हैं हमें सालाना। तो ये चीज़ क्या है, अपने आप में डिजिटाइजेशन या डिजिटलाइजेशन का कितना फ़ायदा मिल रहा है। साथ में सरकार को मान लो कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना है, जैसे रेलवे लाइन डालनी है, कोई हाईवे बनाना है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट वैसे डैम बनाना है, कुछ भी, तो वहाँ पर भी क्या है, उस लैंड को एक्वायर करने के लिए लैंड एक्विजिशन प्रोसेस के थ्रू निकलना पड़ता है। तो उसमें भी क्या होगा कि प्रॉपर मैनर में ये देख लिया जाएगा कि भाई इसका टाइटल किसके पास है, ये ज़मीन जो आ रही है बीच में रोड के, इसका टाइटल किसका है, कौन इसका एलिजिबल ऑनर है जिसको कि पेमेंट देना है हमें। तो ऐसे क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मैनर में काम हो जाता है। साथ में एक प्रॉपर कंप्यूटराइज सिस्टम होने के साथ में लैंड रिकॉर्ड के होने के बेसिस पे जो फार्मर्स है, जो एलिजिबल्स हैं, उनको पैसा भी टाइम पे दे दिया जाएगा और साथ में उनकी ज़मीन जितनी काम में आ रही है लैंड एक्विजिशन में, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने में, उसको उसके बदले में रिलीफ भी दे दी जाएगी प्रॉपर, और रिहेबिलिटेशन, दैट मीन्स उनको कहीं दूसरी जगह ले जाकर के सेटल करना भी पॉसिबल होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही हैं। तो ऐसे में हमारा जो अभी बजट सेशन चल रहा है, इसमें बजट स्पीच के टाइम पे जो गवर्नेंस इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिनको हम बोलेंगे 3 लैंड गवर्नेंस इनिशिएटिव, वो 3 लैंड गवर्नेंस इनिशिएटिव है ना, वो मेन है टेक्नोलॉजी बेसिस पे। और टेक्नोलॉजी जो है वो ना तो ज्योग्राफी को देखती है, ना रीजन को देखती है, ना स्टेट की पॉलिसी बैरियर्स को देखती है, वो देखती है इंटीग्रेशन को, कि कैसे हम पूरे देश की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करें और इन सारी इंटीग्रेशन के बेसिस पे कैसे हम एक एक सिटीजन का भला कर सकते हैं और कैसे हम हमारी नेशनल इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं ये 3 इंपॉर्टेंट लैंड गवर्नेंस इनिशिएटिव क्या है उनको डिटेल में। तो पहला इनिशिएटिव है जिसका नाम है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो ज़मीन का जो टुकड़ा है या जो ज़मीन का जो प्लॉट है उसको आधार से लिंक कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, एक फार्मर का ऑनरशिप का क्लियर हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन आसान हो पाएगा। तो आधार क्या है, हर एक इंडिविजुअल का एक आधार नंबर फिक्स है और उससे उसकी ज़मीन की जब लिंकिंग हो जाएगी
तो आप देख सकते हो कि कैसे एक सिक्योरिटी आ जाएगी फार्मर के लिए भी और कैसे डेटा मेंटेन करना आसान हो पाएगा। कल को ना सरकार कोई भी सर्विस देना चाहे, कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंट करे तो फार्मर्स को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में जो लैंड और फार्मर की जो रिश्तेदारी है, जो रिलेशनशिप है, उसको भी ऑथेंटिकेशन मिल जाएगी कि जी आधार कार्ड के साथ में ये ज़मीन जुड़ी हुई है और ये ज़मीन मेरी है। और आप लैंड रिकॉर्ड वाला जो प्लेटफॉर्म है जिसको हम बोल रहे हैं यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, उस पर जाकर के देख सकते हो ये ज़मीन मेरी ही है। इससे क्या है कि सरकार अगर कोई बेनिफिट दे, सरकार कोई मोबाइल फ़ोन से कनेक्शन दे, कोई बेनिफिट दे, वो सारे काम आसानी से होंगे। और साथ में जो बेनामी या फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र्स होते हैं ना कि भाई पैसे तो XYZ किसी एक इंडिविजुअल के हैं, नाम करवा दिया ज़मीन को अपने किसी गरीब रिश्तेदार के नाम पे, ए के नाम पे, और फिर उसके नाम पर वो ज़मीनें खरीदे चलता जा रहा है क्योंकि उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा, रेड नहीं पड़ेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की या किसी और तरीके से। और फिर क्या होगा, ये बेनामी तरीके से ट्रांजैक्शंस करते रहेंगे, फर्जीवाड़े में काम नहीं होता है ना, उससे बचना हो जाएगा। तो ऐसे में ज़मीन का जब आधार से लिंक हो जाएगा ना तो उससे लिंक जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा फार्मर का अपनी ज़मीन के साथ में, और ट्रांसपेरेंसी भी आ पाएगी। तो पहला तो ये है। दूसरा इनिशिएटिव है जिसको बोला जा रहा है नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री सिस्टम। ये बेसिकली एक मानो ये वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम है। इसमें क्या होगा कि अर्बन एरियाज़ में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन प्रॉपर्टीज़ में प्रॉपर्टीज़ का जो रिकॉर्ड है वो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री सिस्टम NGDRS, इस पे अपलोड कर दिया जाएगा। इससे क्या है, माथापच्ची जो होती है ना ज़मीन को खरीदना बेचना उसके लिए, और कितने ऑफिसेज में चक्कर काटने पड़ते हैं, कहीं सर्टिफिकेट लेना है, कहीं पे स्टैंप ड्यूटी पे करनी है, कहीं पे रजिस्ट्रेशन करवाना है, बोलो वो सारी माथापच्ची खत्म हो जाएगी और ऑनलाइन सारे काम हो जाएंगे। ये स्टेट्स और यूटीज़ को फ्री छोड़ दिया जाएगा कि वो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से इस सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट कर सकते हैं। साथ में जो यूटिलिटी बिल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ज़मीन ले रखी है कहीं पे किसी कॉलोनी में और वहाँ पर आप रहते हो, तो वहाँ पर आप बिजली पानी जो भी आपका बिल है वो भी आप उसी पोर्टल के थ्रू पे कर पाओगे, तो कितना बेनिफिट हो पाएगा। तो दूसरी तरफ अगर देखें, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके अंडर में सेक्शन 32A ये कहता है कि भाई जो भी सेलर है या बायर है, बेचने वाला या खरीदने वाला है ज़मीन को, उनकी फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी है। तो यहाँ पर अब क्या है, प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया गया है, तो रिकॉर्ड भी मेंटेन होता रहेगा, लेन देन में ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी, कहीं पे घपला होने का स्कोप नहीं रहेगा, रिकॉर्ड भी मेंटेन रहेगा, और साथ में ये कि कन्वीनियंस रहेगी, सुविधा भी मिलती रहेगी। तो ये हो गया दूसरा इनिशिएटिव। थर्ड इनिशिएटिव कि जो लैंड रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे ना ये डिजिटल फॉर्म में, उनको अलग अलग लैंग्वेजेस में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो शेड्यूल 8 है उसमें जो टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें उन लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट किया जाना पॉसिबल हो पाएगा। तो ऐसे में क्या है कि एक इंडिविजुअल जो कि महाराष्ट्र का है वो बिजनेस करना चाहता है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु की ज़मीन अगर खरीदना चाहे तो उसको अभी तमिल सीखने की या तमिल समझने की ज़रूरत नहीं होगी, उसको केवल लैंग्वेज ट्रांसलेशन पे क्लिक करना है और मराठी लैंग्वेज में उसको पूरी डिटेल मिल जाएगी तमिलनाडु की उस ज़मीन को जिसमें वो इंटरेस्टेड है। तो इसमें लिंग्विस्टिक बैरियर्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। तो बोले ये 3 इतने इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं जो कि बजट स्पीच के टाइम पे अनाउंस किए गए हैं, ये वाकई में लगेंगे कुछ साल पर नेशनल इकोनॉमी को बहुत बूस्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी जो है वो लैंड गवर्नेंस को बहुत अच्छे से बूस्ट करेगी, और ये जो रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं ये वाकई में पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे। हाँ, ये है कि देखो जिस तरीके से हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया है इसमें टेक्नोलॉजी पे रिलायंस और ये सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे में ये केवल प्लस पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं। बेसिकली ये डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं, ठीक है। तो सेक्रेटरी तो वो गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, तो वो तो प्लस देख के, पॉजिटिव्स देख करके ही पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, पर हर पॉलिसी में कोई पॉजिटिविटी थोड़ी ना होती है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट या तो कुछ नेगेटिव का मतलब कंसर्न्स कि भाई इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, अच्छाई तो हमने देख ली पर कुछ तो कमियां होंगी ही ना, कि टेक्नोलॉजी में वल्नरेबिलिटी कितनी है, हैकर्स कितने हैं, कोई भी चोरी कर सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला, कितनी प्रॉब्लम है। तो पॉइंट हमारा तो यहाँ प्लस का था, वो तो हमने देख लिया। अब जो नेगेटिव्स हैं उनके बारे में देख लेंगे, या तो कोई आ जाएगा और नहीं आए तो थोड़ा सा आप इसके ऊपर रिसर्च कर लेना, क्योंकि आपको कंसर्न्स भी बताने होते हैं। जब क्रिटिकली एनालाइज करने की बात आती है ना लैंड रिफॉर्म्स की, तो उसमें आपको प्लस और माइनस दोनों बताने होते हैं, और माइनस के लिए आपके पास में प्रॉपर सजेशन होने चाहिए जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज के साथ कन्वर्जेंस रखें, ये आप ध्यान रखें। ओके जी, आगे चलते हैं। अभी नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज नेटो ब्लेंडर्स कॉर्ड लेसन। आर्टिकल को लिखा है राजा मेनन जी ने,
इनका ये कहना है कि जब कभी भी लड़ाइयाँ होती है ना, तो उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर के जो सिनेरियोज है ना, वो बिल्कुल एकदम से यूँ होते हैं कि वैसा ही कुछ चल रहा है कि एक कंट्री को जो है मिसअंडरस्टैंड किया जाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते एग्रेशन दिखा देता है वो कंट्री कभी भी। बोले एग्जैक्टली वैसा का वैसा अभी रूस और यूक्रेन के वॉर में देखने को मिल रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को अच्छे से समझा नहीं कि वो क्या आइडिया का इंसान है, वो क्या सोच करके आगे किस विज़न के साथ आगे बढ़ रहा है। उस विज़न को कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंड कर दिया या फिर उसको इग्नोर किया है नेटो ने, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, और उसी का खामियाजा आज यूक्रेन भुगत रहा है। दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन को अगर रोकें तो व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है कि आप इसको वॉर क्यों बोलते हो, ये तो एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट कर रहा हूं मैं, जो कि मेरे देश की एक ज़मीन थी, उस ज़मीन को मेरे देश में इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये तो एग्जैक्टली वैसा ही कुछ है जैसे इंडिया ने 1948 में हैदराबाद को इंटीग्रेट करने के लिए पुलिस एक्शन लिया था, बोला वो का वो एक्शन मैं ले रहा हूं। तो आप कहाँ बोलोगे जी। तो ऐसे में ऑप्शंस बहुत हैं, शीशे के घर सबके हैं, पर सवाल ये है कि इन शीशे के घरों को बचाने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। जैसे कि अभी नेटो ने जो गड़बड़ियाँ की हैं पिछले कुछ सालों में, उन गड़बड़ियों से कॉर्ड को समझना होगा। और उनमें से क्या नेटो कंट्रीज़ ने क्या सोच लिया कि हम तो अब इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ पे ज़्यादा ध्यान देंगे, हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, और ज़्यादा फोकस रहा किस पे, सिविलियनाइजिंग। दैट मीन्स कि कैसे भी करके हमें हमारे लोगों को ध्यान में देना है। मतलब इंटेलेक्चुअल हो गया नेटो, और इंटेलेक्चुअल होने के चलते अपनी खुद की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं उनको स्ट्रेंथन किया नहीं, और यही चीज़ सोच ली कि रशिया जो है वो भी कुछ ऐसी चीज़ों में फंसा पड़ा है, तो रशिया को तो अपन चलते ही काउंटर कर देंगे। तो आज क्या वाकई में जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं रशिया पे, वो इतने इफेक्टिवली काम कर पा रहे हैं क्या? आंसर है नहीं। तो ऐसे में नेटो ने जो गड़बड़ियाँ की हैं वो ये कि अपने आप को एक टूथलेस टाइगर बना लिया, कि बस नाम तो बहुत बड़े हो गए, पर वहाँ पर बैठने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते नहीं हैं। अब वो इतना ही सोचते हैं कि भाई शांति से रहो कैसे भी, क्योंकि दो वर्ल्ड वॉर लड़ लिए, तीसरा जो था कोल्ड वॉर वो भी ख़त्म हो गया, बोला अब ज़्यादा टेंशन्स नहीं है। बट जिस तरीके से रशिया ने अभी एक्शन लिया है ना, वो चीज़ फिर से अलर्ट करने वाली है कि भाई आप इग्नोर नहीं कर सकते हो कि सिक्योरिटी थ्रेट्स आपके ख़त्म हो गए हैं। आज आप देखो कि रशिया में जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन की लीडरशिप है, उसमें एक तो रशियन जीडीपी देखो कितनी ज़्यादा ग्रो कर गई है। इसके पीछे कारण क्या है कि रशिया ने ऑयल प्रोडक्शन और नेचुरल गैस प्रोडक्शन इतना ज़्यादा कर दिया, जिससे कि रशियन जो फॉरेक्स है वो इतना कम नहीं है जितना कि 2013-14 में हुआ करता था क्रीमिया के एनेक्सेशन के टाइम पे। आज $630 बिलियन के इक्वलेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है रशिया के पास में, तो वो डरेगा कहाँ से? नेचुरल रिसोर्सेज की कमी वैसे नहीं है। दूसरा पॉइंट ये बताया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने चेचन्या में जो रिवोल्ट था, चेचन्या बेसिकली अगर देखें तो एक बार आपको मैप दिखा देता हूँ फिर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मैप आपके सामने है, इसमें ये देखो, ये ऊपर ये है रशिया, ये है इधर कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और ये है कैस्पियन सी। यहाँ पर आप देख सकते हो अजरबैजान है, ये जॉर्जिया है, ये अर्मेनिया है, छोटे वाला बीच वाला। ओके, तो ये जो एरिया ना रेड हाईलाइटेड, ये चेचन्या है। यहाँ पर रशिया से सेपरेट होने के बहुत कोशिशें की गई थी, पर पुतिन ने यहाँ पर जो रिवोल्ट हुआ था उसको सप्रेस कर दिया। तो ये क्या सिग्नल दे रहा था कि पुतिन बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है कि जो रशियन नेशन का जो आइडिया है उसको चैलेंज करने वाली कोई भी अगर ताकत आएगी ना, तो उसको सप्रेस करने में पुतिन बिल्कुल भी नहीं झिझकेंगे। ये चेचन्या से समझ लेना चाहिए था, और यही चीज़ यूक्रेन ने गड़बड़ कर दी। और आज आपको पता है यूक्रेन में यहाँ तक रशिया पहुँच चुका है। वो बात अलग है कि अभी भी यूक्रेन के जो नेशनल्स हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वो फाइट कर रहे हैं लगातार। इवन वहाँ की जो वुमेन है वो भी हथियार उठा करके लड़ रही हैं वहाँ के सोल्जर्स के साथ में, कि कैसे भी करके हमें यूक्रेन को बचाना है। तो पॉइंट हमारा ये है कि रशिया को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी गलती रही है अगर हम नेटो को कंसिडर करें यहाँ पर, क्योंकि नेटो ने रशिया के हिसाब से कोई तैयारी नहीं कर रखी थी। और आज नेटो को ज्वाइन करने के चक्कर में ही तो यूक्रेन ने ज़्यादा अपनी कंट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेशन यूरोप के साथ में बढ़ाई, और वो जो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ एंगेजमेंट बढ़ी, उसी का नतीजा ये रहा कि पुतिन हो गया नाराज़ और पुतिन ने करवा दिया अटैक कि भाई तू कैसे नाटो की तरफ जा रहा है, तो मेरा भाई है या फिर मेरे नीचे रहने वाला आदमी है तो कई सालों तक, तो ऐसे में तू अलग कैसे जा सकता है? जैसे कि हमने प्रीवियसली ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। ऐसे में ये दोनों सिग्नल्स क्या हैं
कि भाई नेटो जो है वो कहीं ना कहीं टूथलेस टाइगर हो गया। और यूक्रेन ने 2015 से लेकर अभी तक लगातार अपनी जो टेंडेंसी है वो ये रख ली कि हमें तो नेटो कंट्रीज़ के साथ में सेटल होना है, इकोनॉमिकली इंक्रीज़ करना है हमें। रशिया तो है वो एक तरीके का कंजर्वेटिव रिजीम है, उसमें तो हमें ज़रूरत ही नहीं है साथ में आने की। रिज़ल्ट क्या हो गया? रशिया ने एग्रेशन दिखा दिया। तो ये चीज़ है भाई कॉड के लिए। अभी ये पॉइंट क्यों उठाया गया पता है? अभी क्या है कि यूएसए के जो नेवी चीफ है, देखते हैं अभी आपको बताता हूँ मैं। यूएसए की तरफ से विजिटिंग कमांड इन चीफ पैसिफिक कमांड एडमिरल सैमुअल जॉन पेपेरो, ये देखो अभी इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। वैसे तो अपोलोजाइज कर दिया उन्होंने कि ये स्टेटमेंट कुछ अलग था, पर इनका स्टेटमेंट जो था वो बड़ा काम का था। काम का था क्या मतलब? हमें अलर्ट करने वाला था। जो राइटर यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो ये कि कॉड जो है वो स्ट्रेटेजिकल ग्रुप है अभी, कि कैसे भी करके सिक्योरिटी इंश्योर करनी है इंडो पैसिफिक रीजन में, बट उसके बाद में ये स्विच कर जाएगा पॉलिसी पे। इसका मतलब ये हो गया कि आज तो ये अपने आप में ग्रुप है, वो है कि जी हम कैसे भी करके हमारी सिक्योरिटी इंश्योर करना चाहते हैं। जैसे कि नेटो ने अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए 1949 में अपनी स्टैब्लिशमेंट इंश्योर की थी कि हाँ मिलिट्री अलायंस है, अगर रशिया यूएसएसआर एग्रेशन दिखाएगा तो उसको काउंटर करने के लिए सारे देश एक साथ आ जाएंगे। बोले यही चीज़ अभी कॉड के लिए बोली जा रही है कि हाँ चाइना अगर एग्रेशन दिखाएगा तो हम उसको काउंटर कर लेंगे। पर बोले उसके बाद में हमारा मेन टारगेट है डिप्लोमेटिक एंगेज करना। तो राइटर इसी पे सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर डिप्लोमेटिकली एंगेज करने से अगर कोई दूसरे एग्रेसर को या जो एडवेंचरिज्म की तरफ बढ़ने वाला जो कंट्री है उसको आप रोक सकते, तो नेटो रोक क्यों नहीं पाया फिर रशिया को? ये है मेन पॉइंट कि स्ट्रेटेजी को स्ट्रेटेजी रहने दो, पॉलिसी की तरफ मत जाने दो, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स की बातें मत करो। अगर आपको सही में इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी इंश्योर करनी है तो आपको स्ट्रेटेजी पर ही ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है, ना कि पॉलिसी पे। क्योंकि अभी रिसेंट कई मीटिंग्स में यहाँ तक बात हुई है जैसे कि कोविड है उसको, क्लाइमेट चेंज है उसको डाइवर्सिफाइड मैनर में हम जो है कॉम्बैट करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। तो बोले ये रेलेवेंस नहीं है कॉड की रेलेवेंस है चाइना की एग्रेशन को कंटेन करना। तो बोला उन चीज़ों से हमें समझना होगा कि जो गलतियां नेटो ने की है क्या वो गलतियां कॉड दोहराना चाहता है कि आज जब ज़रूरत पड़ी है तब नेटो है वो बिल्कुल भी इफेक्टिव साबित नहीं हो रहा है। तो ऐसे में कॉड की जो रेलेवेंस है वो मिलिट्रीली है, और मेन मिलिट्रीली का मतलब हो गया नेवल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वहां पर अगर देखें तो कॉड का जो स्टेटमेंट है वो हमेशा एक ही चीज़ कहता है कि मैरीटाइम रूल्स हैं, मतलब ओशन से या ओपन सी से रिलेटेड जो भी रूल रेगुलेशंस हैं उनको प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन में लाया जाए। तो बोला उसी के लिए नेवीज को स्ट्रांग होना पड़ेगा। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि चाइना को ये जो कॉड के चारों मेंबर्स हैं ये अलग अलग तरीके से देखते हैं। कैसे? इंडिया का तो सोचना ये है कि जो चाइना है वो कहीं ना कहीं लैंड ग्रैब करने वाली पावर है, एग्रेशन दिखाएगी और लैंड को ग्रैब करेगी। यूएसए है वो चाइना को देखता है आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्रंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वेस्टर्न कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूएसए वो तो लिबरल डेमोक्रेटिक एथोस को प्रमोट करते हैं, जबकि चाइना कम्युनिज्म को प्रमोट करता है। दूसरी तरफ जापान और ऑस्ट्रेलिया ये यूएसए जो कहता है उसी को फॉलो करते हैं, इनका खुद का कोई स्टैंड इतना क्लियर है नहीं चाइना को लेकर के। तो ऐसे में ये जो गैप है इसको कि चाइना को परसीव करने में, तो आप कहाँ से पॉलिसी प्रॉपर बना पाओगे? अगर यहाँ पर कन्वर्जेंस इन चारों कंट्रीज की आ रही है दैट इज रिलेटेड टू ओनली सिक्योरिटी, कि कैसे भी करके इंटरनेशनल लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे वो साउथ चाइना सी की बात करो, चाहे ईस्ट चाइना सी की बात कर लो या वेस्टर्न पैसिफिक ओवरऑल बात कर लो, इस रीजन में अगर शांति बनाए रखनी है तो कॉड को एक सिक्योरिटी ग्रुप बन के ही रहने की ज़रूरत है, ना कि अपने आप को नेटो की तरह डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। नहीं तो क्या होगा कि जिस तरीके से पुतिन ने अपनी एग्रेशन दिखा दी उसी तरीके से शी जिनपिंग भी अपनी एग्रेशन दिखा देगा और आप केवल मुंह ताकते रह जाओगे। तो ऐसे में चारों कंट्रीज की नेवी बहुत स्ट्रांग है, नो डाउट। उन सभी नेवीज को एक साथ मिलकर के काम करने की ज़रूरत है, तभी जाकर के ये काम चाइना को जो कंटेन करने का काम है वो कर पाएंगे। बोले ये स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए क्लाइमेट चेंज कोविड इनको कंट्रोल करना है, ये बाद की चीज़ें हैं, पहले सिक्योर हो जाओ आप। नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसमोग्रीफाइंग इन रेलवेज। ट्रांसमोग्रीफाइंग एक वर्ड है जिसका मतलब ये है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहे हो, चेंजेस लेकर आ रहे हो, पर जो तरीका है बोलो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है। इसमें ये बताना चाह रहा है राइटर कि भाई सरकार के स्टेटमेंट, जो पॉलिटिकल लीडर हैं फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
बोलो उनके स्टेटमेंट्स देखें और जो स्कीम या पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन है, बोलो वहाँ पर एक पैराडॉक्स देखने को मिल रहा है। पैराडॉक्स का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, कि आप बोल कुछ रहे हो कुछ और रहा है और चाहते कुछ और ही हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रेलवेज़ में क्या चल रहा है वो देखते हैं। तो आर्टिकल को लिखा है कि बाला केसरी जी के द्वारा। देखो इंडियन रेलवेज़ की अगर बात करें तो अभी फ़िलहाल बहुत ही अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है, जैसे कि वंदे भारत जैसी एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं, बुलेट ट्रेन्स हैं, उनकी इमेजेस हैं वो शेयर हो रही हैं, और एयरपोर्ट के स्टैंडर्ड के जो कोचेज़ हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं, रेलवे स्टेशंस को रिन्यू किया जा रहा है, मॉडल रेलवे स्टेशन तैयार हो रहे हैं, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त हो रहा है। तो हर तरीके से मतलब सिल्वर लाइन से सिल्वर लाइन शो हो रही है। बट दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं हमें कंसर्न्स भी हाईलाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो कंसर्न्स क्या है वो जानते हैं। देखो राइटर जो है प्लस तो बता दिया इन्होंने समरी में, अब कंसर्न्स हैं जिनको कि रेक्टिफाई करना है उनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कि कैग के द्वारा 2019-20 और 20-21 की रिपोर्ट जो रिलीज़ की गई थी इंडियन रेलवेज़ के ऊपर, कैग का मतलब हो गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने अपने हिसाब से स्टेटमेंट ये बताया कि जो फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो रेलवेज में पेंशन का जो जितना भार है रेलवे मिनिस्ट्री पे, दैट इज अराउंड 52,500 करोड़ रुपीज एनुअली। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि पेंशन जो है जानी तो इतनी चाहिए बट अलोकेशन हुआ है लगभग 49,000 करोड़ का। तो ऐसे में एक तो ये गैप है, दैट मीन्स फंडिंग की प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर बजट एस्टिमेट्स के हिसाब से देखें तो लगभग अगर हम फ्रीट की अगर बात करें, जो गुड्स ट्रेन जाती है ना, जो माल लेकर के जाती है, उनकी अगर बात करें तो लोडिंग जो कैपेसिटी है वो लगभग 75 मिलियन टन्स तक आ चुका है, जो कि अपने आप में ये कहा जा रहा है कि लगभग 20,000 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू कलेक्ट होने का स्कोप दिखाई दे रहा है रेलवे मिनिस्ट्री के पास में। बट ओवरऑल ये जो इंक्रीमेंटल हो रहा है, इसका जो रिजल्ट रेवेन्यू में आ रहा है, उस रेवेन्यू के बदले में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना होना चाहिए उतना अप्रोप्रिएटली नहीं दिख रहा है। जबकि देखो ये रेवेन्यू राइज हुआ है और पेंशन जो है वो अभी तक प्रॉपर्ली रिलीज नहीं की जा रही है। एक तो ये बता दिया पॉइंट। इसके आगे राइटर जो हैं वो डिलेमा आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ पर दुविधा दिख रही है। एक तरफ तो अर्निंग्स की हमने बात की कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है या गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री है वहाँ, तो वो एक तो देखो सैलरीज़ को प्रॉपरली मतलब डिलीवर करे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी, और दूसरी बोले पेंशन की ऑब्लिगेशंस हैं उनको प्रॉपरली सर्व करे, क्योंकि रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ ने भी अपना काम किया है तो वो भी इसके हकदार हैं। तो ऐसे में एक तो सवाल ये है कि रेलवे प्रोजेक्ट्स में सरकार जो है वो लगातार पैसे इन्फ्यूज़ कर रही है ये सोच के कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी रेलवे नेटवर्क को हम इंक्रीज़ करें, और एक रेलवे नेटवर्क को डेवलप होने में बहुत लंबा टाइम लगता है। तो रेलवे प्रोजेक्ट है वो एक लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड की डिमांड करता है, मतलब ये कि बहुत लंबा टाइम लगता है। ऐसे प्रोजेक्ट्स में अभी भी रेलवे में काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल कि रेलवे की जितनी भी लाइनें हैं उन लाइनों में जिन लाइंस पे ज़्यादा ट्रैफिक है उनको डबल लाइन बना देना, जिससे क्या है कि एक तो रेलवेज़ का जो ट्रांसपोर्ट है वो बिना किसी कहते हैं ना ट्रैफिक जैम के ही कंटिन्यू होता रहे, और दूसरा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हम सारे इनको चलाएं जो भी रेलवे नेटवर्क है उसको। तो इसमें देखो कि फाइनेंशियली कितना ज़्यादा आपको लोड आ रहा है। दूसरा, मार्केट से आप उधार ले रहे हो, और मार्केट से उधार लेते हो तो भाई मार्केट वाले तो पैसा भी लेते हैं, तो ट्रैफिक मैनेज करना है, कैपेसिटी एक्सपेंड करनी है, तो इन चीज़ों के लिए सरकार पैसा लगातार खर्च कर रही है। बट भैया आपने जो उधार लिया है मार्केट से उस पर आपको लोन का जो ब्याज जाता है वो भी देना पड़ता है, और वो ब्याज है उसी के चलते कहीं ना कहीं रेवेन्यू जितना आ रहा है वो रेवेन्यू नल हो जाता है या नील हो जाता है, उसका इफेक्ट ही नहीं देखने को मिलता। मतलब ये कि रेवेन्यू तो अच्छा कलेक्ट हो रहा है बट कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने इतना बढ़ा दिया है जिसके चलते मार्केट से पैसा इतना उधार ले लिया है कि उस पैसे को एक तरीके से मैनेज करना, क्योंकि बाद में आपने पैसा उठाया है तो इंटरेस्ट रेट तो पे करनी पड़ेगी, और इंटरेस्ट रेट अगर पे करते हैं तो भाई फिर वो रेवेन्यू जो है वो ऐसे ही ऐसे बिना किसी यूज़ के ही बाहर निकल जाती है। तो एक यहाँ पर एक डिलेमा आ रहा है कि सरकार क्या करना चाह रही है कि एक तरफ तो आप सिस्टम को एफिशिएंटली चलाना चाह रहे हो, और सिस्टम एफिशिएंटली चलता है केवल टेक्नोलॉजी बेसिस पे होता नहीं है। राइटर यहाँ पे मेन फोकस कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स पे, कि जो ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज, जो मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट है, बोलो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हो रही है। टाइम पे सैलरी न जाना, या फिर सैलरी का जो प्रॉपर हाइक है वो ना मिलना, और रही सही में जो पेंशन क्लेमर्स हैं जो पेंशन ले रहे हैं उनको पेंशन टाइम पे ना जाना। दूसरी तरफ अगर देखें
एट्थ फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस हैं वो लगभग एट्थ पे कमीशन, अभी सेवन्थ पे कमीशन की तो चल ही रही है, एट्थ पे कमीशन जो है 2025-26 के लगभग आ जाएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं सैलरीज को तो राइज करेगा, तो फाइनेंस पे और ज़्यादा स्ट्रेस आएगा कि नहीं। तो गवर्नमेंट को इन सारी चीज़ों को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि जो खर्चा किया जा रहा है ना उसको सोच समझ करके सही तरीके से किया जाए, एक रियलिस्टिक प्रोजेक्शन पे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ तो फाइनेंस की शॉर्टेज है, दूसरी तरफ आप लगातार पैसे खर्च करने की ज़्यादा बात कर रहे हो, तो इसमें एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये ढंग से बैलेंस नहीं बनाया गया तो एयर इंडिया का जो हश्र हुआ है बोला वो का वो इस रेलवे का हो जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट को फिर बाद में ऑक्शन ही करनी होती है और 100% ऑनरशिप फिर प्राइवेट सेक्टर में चली जाती है। अब क्या गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को 100% देना चाहती है रेलवेज़ को, तो वो एक बार देखने वाली बात है, और क्या गवर्नमेंट इसको कंटिन्यू एक पब्लिक सेक्टर के तौर पे कंटिन्यू करना चाहती है वो एक देखने वाली बात है, या फिर गवर्नमेंट का इंटेंट जो शो करता है दैट इज़ पीपीपी मॉडल, जिसको जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट बोला जाएगा, या फिर कह सकते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम करना चाहती है। तो यहाँ पर एक क्लियर पॉलिसी बनानी ज़रूरी है कि एक्चुअल में गवर्नमेंट ले जाना कहाँ चाहती है रेलवेज़ को। आगे चलते हैं। सबसे पहला तो गवर्नमेंट का सोचना ये निकल के आ रहा है सीलोलेस यूटोपिया, मतलब एक ऐसी सोच, एक ऐसी आदर्श सोच कि हाँ बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर हम डिपार्टमेंट्स के बीच में जो गैप्स हैं या जो डिवीज़न है उसको ख़त्म कर दें और सबको इंटीग्रेट कर दें। तो यहाँ पर राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि सरकार ने सबसे पहला काम तो क्या किया है कि अभी कैबिनेट ने दिसंबर 2019 की बात है, ये कैबिनेट ने ये डिसाइड किया था कि ग्रुप ए लेवल पे जो भी इंडिविजुअल्स रिक्रूट होते हैं रेलवेज़ में, ठीक है, चाहे फिर वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स के थ्रू कंडक्ट होकर के फिर बाद में इंडियन रेलवेज़ में वो लोग आते हैं, तो बोला उसको मर्ज करके लगभग 8 अलग अलग कैटेगरीज़ की जो भी रिक्रूटमेंट होती है रेलवेज़ में उन सबको मर्ज करके जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होती है ना यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है, बोला उसके थ्रू ही वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स हम ले लेंगे, और इन सारे जो ग्रुप ए लेवल के या उससे सीनियर लेवल के जो भी ऑफिसर्स हैं उनके लिए अपॉइंटमेंट के लिए एक अलग ही सेगमेंट तैयार कर दिया जिसको बोल दिया इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। जैसे आपको पता है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इनके लिए जो रिक्रूटमेंट होती है, इन रिक्रूटमेंट्स में क्या है, एक एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया जिसको हम यूपीएससी एग्ज़ाम बोलते हैं, ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, और फिर उसके बाद में जो लास्ट में 1000 के लगभग 800 से 1000 के लगभग जो शॉर्टलिस्ट होते हैं बंदे, उनमें से फिर अपॉइंटमेंट दे दी जाती है जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी आईएएस होता है, और फिर उसके बाद में कैटेगरी वाइज आईपीएस, आईएफएस, और फिर बाद में अकाउंट्स में अलग अलग सेगमेंट में डिप्लॉयमेंट हो जाता है। तो बोला उसी तरीके से अब ये लाइन में एक सर्विस और ऐड हो जाएगी जिनको कि इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन बेसिस पे ही अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो राइटर सबसे पहला काम तो ये बता रहे हैं कि आप जो डिपार्टमेंटलाइजेशन है या डिपार्टमेंट्स को मर्ज करना चाह रहे हो कि जिससे कि स्मूथ वर्किंग हो, उस पर एक क्वेश्चन तो ये आता है कि वहाँ पर आपके पास में क्या जर्नलिस्ट होते हैं या फिर जिनके पास में सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता है, क्या फिर वो एक्सपर्टाइज का काम कर पाएंगे। दूसरी ये चीज़ कि आईआरएमएस जैसी अगर आप सर्विसेज तैयार कर रहे हो जिनको रिक्रूटमेंट होगा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बेसिस पे, तो आप ये बताओ कि क्या यहाँ पर टॉप स्कोरर्स का अपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि टॉप स्कोरर्स का तो क्या रहता है टारगेट, आईएएस लेना है, आईपीएस लेना है। अगर रेलवेज़ की अगर बात कर रहे हो तो रेलवेज़ में आपको अच्छी रैंक वाले स्टूडेंट्स या अच्छी रैंक वाले एस्पिरेंट्स तो ज्वाइन करने वाले बहुत कम मिलेंगे। रही सही में ग्रुप ए लेवल का जो कैडर है रेलवेज़ में, उसमें जितनी पोस्ट है उन पोस्ट में भी 40% का रिडक्शन किया जा रहा है। दैट मीन्स जो ह्यूमन रिसोर्स की स्ट्रेंथ है उसको भी रिड्यूस किया जा रहा है। तो ऐसे में बर्डन कैसे मैनेज होगा, ये सवाल यहाँ पर राइटर उठाना चाह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट आप एक जनरल जो एग्ज़ाम होती है उसके थ्रू लेना चाह रहे हो और काम आप करवाना चाह रहे हो एक्सपर्ट का, कि भाई रेलवे ट्रैक को मैनेज करने का हो गया, जो लोकोमोटिव्स है उनको मैनेज करना हो गया, सिग्नलिंग है उसको मैनेज करना हो गया। बोलो वो क्या एक जनरल इंडिविजुअल काम कर पाएगा सारी चीज़ें? यही एक पॉइंट यहाँ पर मेन निकल के आ रहा है। ऐसे में अगर देखें तो राइटर कुछ कंक्लूजन है वो ड्रॉ करना चाह रहे हैं। पहला कंक्लूजन कि इंडियन रेलवेज जो हैं वो अब ना तो इंजीनियर ना किसी और रिक्रूटमेंट को पे फोकस करेगी, अब इंडियन रेलवेज को मैनेजर चाहिए। गवर्नमेंट की जिस तरीके से पॉलिसी बनी हुई है, मतलब अब टेक्निकल फंक्शंस को भी मतलब टेक्निकल फंक्शंस को भी वो लोग परफॉर्म करेंगे जिन लोगों के पास में इंजीनियरिंग की डिग्री तो है पर इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, ना उनका इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में। क्यों? क्योंकि जो इंजीनियर इंटरेस्टेड नहीं है इंजीनियरिंग में वही तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करेगा।
ठीक है, या उसको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगा कि सिविल सर्विसेज में इंजीनियरिंग से ज़्यादा ग्रोथ है, तो ऐसे में वो सिविल सर्विसेज में लग जाता है। और आजकल तो 70% जितनी भी सीटें निकलती हैं ना सिविल सर्विसेज में, ज़्यादातर इंजीनियर्स ही ग्रैब कर रहे हैं। इसका मतलब कि रेलवे में इंजीनियर की पोस्ट पे टेक्निकल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एक मैनेजर अपॉइंट होगा, जिसके पास में जो डिग्री है वो तो इंजीनियरिंग की है, पर उसका इंटेंट इंजीनियरिंग के काम करने का नहीं है। बोला एक तो ये कंसर्न है। दूसरा ये कि जो रिक्रूट्स हैं वो जो भी आएंगे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू इस पर्टिकुलर रेलवे सर्विसेज में, तो बोला वो टॉप रैंकर्स तो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आईएएस आईपीएस की रैंक लेंगे वो, इनको रेलवेज में जाने के लिए तो लास्ट की जो रैंक है वो हाथ लगेगी। फिर इसके बाद में गवर्नमेंट ये सोच रही है, जो इसके आगे जो कंसर्न है वो ये कि डिपार्टमेंटल सीलोज को तोड़ दिया जाए। दैट मीन्स कि अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग अलग अलग रहते हैं, तो बोलो उनके बीच में सही कन्वर्जेंस नहीं आती है, बातचीत अच्छे से नहीं होती है, तो फंक्शन स्मूथली नहीं कंडक्ट हो पाते हैं। तो सवाल ये है कि आप इस चीज़ को अगर करेक्ट करना चाहते हो तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एक इंडिविजुअल जिसने करियर शुरू तो किया लोकोमोटिव या फिर रोलिंग स्टॉक को मैनेज करते हुए, फिर प्रमोशन हुआ तो मिडिल मैनेजमेंट में लग गया, फिर उसके बाद में सिग्नल और कम्युनिकेशन इनसे संबंधित काम करने लग गया रेलवे में, और जब तक रिटायर होगा तब तक वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में काम करने लग जाएगा। इसका मतलब एक इंडिविजुअल को एक्सपर्टाइज तो नहीं है, और एक्सपर्टाइज नहीं है तो फिर वो कैसे एक टेक्निकल काम को हैंडल कर पाएगा। एग्जैक्टली यही मेन कंसर्न है कि एक तो आप पेंशन टाइम पे नहीं दे रहे हो या पेंशन रिड्यूस करके दे रहे हो, दूसरी आप सैलरीज टाइम पे नहीं दे रहे हो, तीसरी आप डिपार्टमेंटल सीलोज को ख़त्म करने के चक्कर में ये जो कन्वर्जेंस लेकर के आ रहे हो वहाँ पर आपके पास में एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिलेगी, और तीसरी चीज़ ये कि आप यहाँ पर जो जिन इंडिविजुअल्स को अपॉइंट करना चाह रहे हो वो लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसके बावजूद आप उनको इंजीनियरिंग की जॉब पकड़ा दोगे तो कैसे काम चलेगा। साथ में प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से एफर्ट कर रही है कि रेलवेज़ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर के बेसिस पे काम ज़्यादा से ज़्यादा हो, चाहे फिर वो ट्रेन को रनिंग करवानी हो या एसेट को मैनेज करना हो, मेंटेनेंस रखनी हो, या फिर स्टेशन को मैनेज करना हो, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना हो। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि जी आपको डोमेन एक्सपर्टाइज नहीं मिलने वाले हैं। मतलब एक तरीके से जनरलाइजेशन तो हो ही गया, साथ में ये कि डोमेन एक्सपर्टाइज के लिए आप जा रहे हो प्राइवेट सेक्टर की तरफ, तो ये डोमेन एक्सपर्टाइज तो ऑलरेडी है ना सिस्टम में। साथ में जो सुपरवाइजरी टेक्निकल मैनेजर ये काम है ये भी प्राइवेट सेक्टर से पिक किए जाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेटर का काम करेगी। ये देखो नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, जिसमें सरकार एक फैसिलिटेटर और एक रेगुलेटर का काम करती है, बाकी सारे काम कौन मैनेज करेगा? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, केवल व्यवस्था करवा देनी और व्यवस्था के हिसाब से ये देखना कि भाई सरकार जो प्राइवेट सेक्टर जो ऑपरेशन कंडक्ट कर रहा है उसमें कहीं जनता का नुकसान तो नहीं हो रहा है, उन चीज़ों को रेगुलेट करना। बाकी इसके अलावा सारा काम प्राइवेटाइजेशन पे चला जाता है। इसको बोलते हैं नियो डिटर्मिनिज्म, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो लगाम लगाने के लिए एनी टाइम रेडी है, पर ज़्यादातर जो फंक्शंस होंगे वो प्राइवेट सेक्टर में होने वाले हैं। तो ऐसे में राइटर का जो कंसर्न है वो यही कि 40% आप स्ट्रेंथ को कम कर रहे हो, IRMS जैसी सर्विसेज तैयार कर रहे हो जिसमें मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, तो ऐसे में रेलवे में जो पर्सनल्स हैं उनकी तो कमी आएगी, जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज रखने वाले हैं वो। तो ऐसे में हमें एक बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो कोट है उसको थोड़ा समझना होगा। कुछ सालों पहले उन्होंने कहा था, बोला हमने ये क्या बना दिया है कि सब कुछ क्या ये बाबू ही करेंगे? IAS बन गए तो क्या वो फर्टिलाइज़र का भी खर्च मतलब कारखाना चला लेंगे, केमिकल का कारखाना भी चला लेंगे, हवाई जहाज़ भी चलाएंगे? तो बोले ये चल क्या रहा है? इसका मतलब क्या था? एक्सपर्टाइज डोमेन को इंक्रीज़ करना। तो ऐसे में सवाल ये है कि एक तरफ तो आप इस तरीके के स्टेटमेंट देते हो कि IAS सर्विस में जो जर्नलिस्ट आते हैं उन्हीं को आप प्रमोट करना, मतलब उन्हीं के हाथ में सब कुछ नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि सिलोज को हमें ख़त्म करना है, या जो IRMS करके जो एग्ज़ाम है उसको हम कंडक्ट करवाना चाहते हैं, तो जिससे क्या होगा कि एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वहाँ पर तो सिविल सर्विसेज के थ्रू आप अपॉइंटमेंट करोगे ना, रिक्रूट करोगे, तो वहाँ पर तो जर्नलिस्ट ही आएंगे, वहाँ पर कौन सा एक्सपर्ट आने वाले हैं? तो ये कुछ कंसर्न है। बाकी गवर्नमेंट ने भी कुछ किया है ना, तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। राइटर के तो कंसर्न्स हैं, गवर्नमेंट ने क्या सोच के किया है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि गवर्नमेंट क्यों ऐसा करना चाह रही है। जिसके पीछे एक तो बजटरी एलोकेशन, एक हो गया कि भाई हमारे पास में जो जॉब क्रिएशन का बर्डन है
वो सरकार की बजाय अगर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा उठाए तो ठीक रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में 15% जॉब्स ही केवल गवर्नमेंट सेक्टर की आती है, रिमेनिंग मोर देन 85% जॉब्स तो प्राइवेट सेक्टर में प्रोड्यूस होती हैं। तो ऐसे में जो लोगों की टेंडेंसी है कि हाँ भाई सरकारी नौकरी हमें मिले, तो सरकारी नौकरी की टेंडेंसी को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है। साथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट मैनेजमेंट, एफिशिएंट ऑपरेशन कंडक्शन, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर की जो है वो एक्सपर्टाइज हमें हेल्प कर देगी गवर्नमेंट सेक्टर की जो भी अलग अलग एंटिटीज़ हैं उनको रन कराने में। तो ये कुछ प्लस पॉइंट्स भी, ऐसी बात भी नहीं है। तो आप नेगेटिव पॉइंट्स और प्लस पॉइंट दोनों को तैयार करके रखा करो हमेशा। ऐसा नहीं है कि केवल प्लस कर लिया तो नेगेटिव होगा ही नहीं, केवल नेगेटिव कर दिया तो कुछ प्लस होगा ही नहीं। यहाँ पे हमने नेगेटिव पॉइंट देखे, अब आपको प्लस पॉइंट्स निकालने हैं। पिछला आर्टिकल जो था लैंड रिफॉर्म का, उसमें प्लस ही प्लस देखा था, अब आपको वहाँ पर कुछ नेगेटिविटीज़ भी ढूंढ लेनी है। ऐसे करके बैलेंस बनाते जाओ, तैयार करते जाओ। इंटरव्यू की तैयारी भी सॉलिड होती चली जाएगी, पता ही नहीं पड़ेगा कब तैयार हो गए इंटरव्यू के लिए भी आप। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतना ही था इस कंटेंट में। थैंक यू।